Hello students, today myself Alka Dhingra is going to explain you chapter Structure of the Atom. Atoms and molecules are the building blocks of matter. जो हमारे आसपास मैटर हैं ये सब किससे बने हुए होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स. आपको मालूम है कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनडिविजिबल होते हैं, सो दे डो नॉट हैव अ इनर स्ट्रक्चर. बट देखा हमने कि जो एटम्स हैं उसके अंदर भी स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं. जो एटम्स मेड होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वेयर एज न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, इट इज़ न्यूट्रल. प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल न्यूक्लियस में, जो किसके पास कहाँ होता है? सेंटर ऑफ द एटम में होता है. इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस. कहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन? आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं. और जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन द नंबर्स ऑफ. और बोल लो, खराब करवा दी वीडियो. थोड़ी तो उधर हो जाना. बोलना जरूरी था. मुझे क्या पता आपकी वीडियो बना रही क्या कर रही है. जब बोल रही हो तो उसका मतलब कुछ तो काम कर ही रही हूँ ना. एक भी नहीं है यार. ब्रेक भी बहुत है. एक बोतल रखी है पानी में पॉज में आ गई. पीनी जरूरी है. ले लास्ट पार्टिकल्स इन मैटर. इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हम अपने ड्राई हेयर को कॉम करते हैं या उसको क्या करते हैं, कॉम से अट्रैक्ट करते हैं क्या? स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, एंड वी रब अ ग्लास रॉड विद अ पीस ऑफ अ silk cloth and bring it near an inflated balloon, then the glass rod attracts the balloon. अब हमने देखा कि ये वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट. हमें सबको मालूम है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है? अनचार्ज ऑब्जेक्ट को करता है. इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने रबिंग किया कॉम को किसके साथ? ड्राई हेयर के साथ, तो कॉम्स क्या हो गई? इलेक्ट्रिक चार्ज हो गई. और रनिंग विद अ सिल्क क्लॉथ ग्लास रोड ऑल्सो क्या हो गई? इलेक्ट्रिक चार्ज हो गई. अब क्या देखा हमने कि ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि जो एटम प्रेजेंट थे कॉम में या उसके अंदर ग्लास रॉड के अंदर, तो वो क्या थे? उसके अंदर सम चार्ज पार्टिकल्स किसके अंदर प्रेजेंट है? एटम्स ऑफ मैटर के अंदर. तो इससे हमें ये पता चला कि एटम इज़ डिविजिबल. नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो हमारे एक्सटेंस था इलेक्ट्रॉन का एटम में, ये किसने शोन किया? जे थॉमसन ने 1897 में. क्या किया थॉमसन ने? इलेक्ट्रिसिटी पास की हाई वोल्टेज की थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब. उसने देखा जो स्ट्रीम्स ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स थे वर गिवन आउट बाय द कैथोड, नेगेटिव कैथोड की तरफ आ रहे थे. तो दिस स्ट्रीम्स और पार्टिकल्स आर कॉल्ड कैथोड रेट्स. इसको हमने कैथोड रेट्स क्यों बोला? क्योंकि ये कहाँ से आ रहे थे? कैथोड से आ रहे थे. द मास और जो चार्ज था कैथोड रेड पार्टिकल्स पे वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं था? नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं था, जिसको हमने किसके अंदर लिया था? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया था. तो हमने ये देखा जो कैथोड रेड हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं? स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिनको हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया. तो हमने ये देखा कि जो भी गैसेस फ्रॉम कैथोड रेड से आ रही हैं वो सब उसके अंदर जो भी एटम्स हैं वो क्या कंटेन कर रही हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स बोला. थॉमसन ने कैसे एक्सप्लेन किया फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेड्स? उसने क्या किया? द गैस टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ एटम्स. और जो एटम्स थे वो क्या कंटेन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन. जब हमने उसके अंदर हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज पास किया तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी था उसने पुश आउट किया किसको? सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम्स ऑफ द गैस. और ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्या फॉर्म कर रहे थे? कैथोड रेज. तो जो फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज शोज क्या शो कर रहा था कि वन ऑफ द सम एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल द एटम इज़ द नेगेटिवली चार्ज, जिसको हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन. तो हम इलेक्ट्रॉन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज़ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट. इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो हर अलग
एटम में मिलता है हर एलिमेंट के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? आउटसाइड द न्यूक्लियस इन एन एटम। खाली एक हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी जितने भी अदर एटम्स हैं वो मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम यूजुअली किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं? बाय द सिंबल ई, यानी कि ई फॉर द इलेक्ट्रॉन। एंड जो उसके ई के ऊपर हम क्या लगाते हैं? माइनस साइन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को किससे शो करते हैं? ई माइनस। तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन होता है और माइनस साइन क्या शो करता है? नेगेटिव चार्ज। What are the characteristics of an electron? The two important characteristics for electron are its mass and charge. First we will discuss mass of electron. जो mass of electron होता है is about 1/1840 of the mass of hydrogen atom, जिसको हम atom of the lowest mass मानते हैं। जो mass of hydrogen atom होता है हमें सभी को मालूम है कितना है? 1U है, लेकिन जो उसका relative mass of an electron का है वो कितना हो जाता है? 1/1840 U। जो एब्सोल्यूट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है इज़ हाउएवर 9 × 10⁻⁻28 ग्राम्स। और जो मास ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन होता है इतना स्मॉल होता है कि उसको हम नेग्लिजिबल करते हैं। इसीलिए जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देते हैं? हम इग्नोर कर देते हैं वाइल कैलकुलेटिंग द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या होता है कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज होता है जो कैरिड होता है किसी भी पार्टिकल द्वारा, तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। दिस मीन्स द इलेक्ट्रॉन हैज़ 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? -1। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जो एक्सटेंस ऑफ प्रोटॉन था इन द एटम, इसको किसने सर्च किया? बाय ई गोल्डस्टेन ने। जब गोल्डस्टेन ने क्या किया? पास की इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट अ वेरी लो प्रेशर taken in a discharge tube, streams of heavy particles were given out by the anode। तो उसमें से भी heavy particles आए, कहाँ से? एनोड से आए। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। और जो ये स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स थे इनको हमने क्या बोला? एनोड रेट्स, क्योंकि ये कहाँ से आ रहे थे? एनोड से आ रहे थे। और जो एनोड रेट्स क्या कंसिस्ट करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो मास और चार्ज होता है एनोड रे पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। Different gases give different types of anode rays which contain positively charged particles having different masses and different charges। तो इसको हमने क्या नाम दिया? प्रोटॉन्स नाम दिया। आपको मालूम है जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या होती है? लाइटेस्ट गैस होती है। और जो हाइड्रोजन एटम होता है वो लाइटेस्ट एटम होता है। तो पॉजिटिव पार्टिकल्स जो ऑब्टेन हुए हाइड्रोजन गैस से तो वो क्या थे? लाइटेस्ट थे और उनका चार्ज क्या था? लाइटेस्ट था। जो एनोड रे ने ये ऑब्टेन किया फ्रॉम हाइड्रोजन गैस उसमें लिखा कि सेम टाइप ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं और उन्होंने इस पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? प्रोटॉन्स दिया। और जो एनोड रेट्स ऑब्टेन हुई फ्रॉम हाइड्रोजन गैस से वो क्या कंसिस्ट करती थी? प्रोटॉन करती थी। तो प्रोटॉन इज़ फॉर्म्ड by the removal of an electrons from a hydrogen atom। गोल्डस्टेन ने कैसे एक्सप्लेन किया फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन्स? हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्या कंसिस्ट करती है? हाइड्रोजन एटम्स। और व्हेन हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज उसके अंदर अप्लाइड किया गया है हाइड्रोजन गैस के अंदर, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिमूव कर दिया इलेक्ट्रॉन को किससे? हाइड्रोजन एटम से। आफ्टर द रिमूवल ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ हाइड्रोजन एटम, जब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हाइड्रोजन एटम से तो पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल थे जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, वो हमें वहाँ पर मिले। तो ये फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स कहाँ से मिले? एनोड रे से हमें मिले। आपको मालूम है अभी भी बताया था कि जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो क्या होते हैं? लाइटेस्ट होते हैं ऑल एटम से। तो जो हाइड्रोजन एटम्स क्या फॉर्म करता है? लाइटेस्ट पार्टिकली चार्ज पार्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स बोलते हैं। और जो हैवियर एटम्स होते हैं अदर गैसेस के वो हैवियर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, जो किससे मेड अप ऑफ होते हैं? प्रोटॉन से, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।
तो हम प्रोटोन को अब कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो प्रोटोन है वो क्या है? प्रोटोन इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। प्रोटोन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो हमें एटम में मिलते हैं सब एलिमेंट्स के अंदर। और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? न्यूक्लियस ऑफ एटम में। ओनली हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है वन प्रोटोन इन इट्स न्यूक्लियस। बाकी जो एटम ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? मोर देन वन प्रोटोन। प्रोटोन को हम यूजली किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं? P पॉजिटिव, P फॉर प्रोटोन, M प्लस साइन शोज फॉर पॉजिटिव चार्ज। Characteristics of a proton. Two important characteristics of a proton are its mass and charge. आपको मालूम है जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है इज़ यूजुअली अ हाइड्रोजन एटम विच लॉस्ट इज इलेक्ट्रॉन. The mass of electron is very small. We can say the mass of a proton is equally to the mass of a hydrogen atom. जो हाइड्रोजन एटम का मास होता है वो 1U होता है, तो जो रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन का भी क्या हो गया? 1U हो गया. अगर इसे हमें कंपेयर करना है मास ऑफ प्रोटॉन विद और इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन का कितना हो गया? 1840 टाइम्स दैट इज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सेकेंड इसका होता है चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन. जो चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन होता है इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. यानी कि जो एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन का होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज. यानी कि जो स्मॉलेस्ट कूलम आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो होता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है जो किसी भी पार्टिकल से कैरी होता है. तो हम इसको कैसे टेकन कर लेते हैं? यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रोटॉन कैरी करता है वो क्या करता है? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करता है. या अलग दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो रिलेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन का इज +1. Discovery of neutrons. After the discovery of proton and electron, it was noticed that all the mass of an atom cannot be accounted for on the basis of only protons and electrons present in it. जब हमने डिस्कवरी कर ली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तो हमने ये नोटिस किया जो मास है एटम का वो कैन नॉट बी अकाउंटेड हो रहा था. क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे कि उसके अंदर खाली प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है. जैसे उन्होंने एग्जाम्पल बताया कि हमने कार्बन एटम कंटेन किया, उसके अंदर क्या थे? 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना स्मॉल था कि उसको हमने इग्नोर कर दिया. तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन शुड बी ओनली 6U which is the mass of 6 protons. But however this is wrong because the actual atomic mass जो कार्बन का होता है वो क्या होता है? 12 होता है. तो this is how do we explain the extra mass of 6 unit. तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई वो उसको किससे हुई? अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल. किसने किया इसको? जेम्स चैडविक ने किया. और उन्होंने इस पार्टिकल को क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन दिया. क्योंकि जो न्यूट्रॉन है वो क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल है जो कहाँ पे मिलता है? न्यूक्लियस ऑफ एटम में मिलता है. एटम्स जितने भी एलिमेंट के होते हैं वो न्यूट्रॉन्स कंटेन करते हैं, सिर्फ किसके अलावा? ऑर्डिनरी हाइड्रोजन गैस जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है. तो जितने भी ये सम एटॉमिक पार्टिकल थे नॉट प्रेजेंट इन अ हाइड्रोजन एटम इज़ न्यूट्रॉन. जो हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है वो क्या करता है? खाली एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन. और जो हम जो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंटेड करते हैं वो किस सिंबल से करते हैं? N से. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ न्यूट्रॉन. जो वही इसकी भी 2 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती है न्यूट्रॉन की, मास और चार्ज. जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो किसके इक्वल होता है? मास ऑफ प्रोटॉन को, जिसको हम क्या बोलते हैं? 1U. और जो एब्सोल्यूट मास ऑफ न्यूट्रॉन का हो गया वो कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स. और जो चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे वो क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अब हम इस पोजीशन में आ जाते हैं कि हम ये बता सकें कि एटॉमिक मास जो कार्बन का होता है वो 12U क्यों होता है. इससे हमें पता चल गया कि जो कार्बन एटम क्या कंटेन करता है? 6 प्रोटॉन करता है और 6 न्यूट्रॉन करता है. और सबका मास कितना होता है? 1U होता है. तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या हो गया? मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन. इसका मतलब इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 12U. तो जो एटॉमिक मास था इस किससे मिलता है हमें? सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम.
तो इसलिए जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम थे वो क्या थे, वेरी वेरी स्मॉल थे, इसीलिए उसको हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। डेल्टा एटॉमिक थ्योरी ने ये सजेस्ट किया था कि जो एटम है वो क्या है, इंडिविजिबल है, यानी कि हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते किसके अंदर, स्मॉलर पार्टिकल्स में। लेकिन जब ये डिस्कवरी हो गई सम एटॉमिक पार्टिकल की, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इनसाइड द एटम, उन्होंने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। और जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ने ये सजेस्ट कर दिया कि जो एटम है वो क्या है, डिविजिबल हैं और उनके अंदर इनर स्ट्रक्चर भी होता है। After the discovery of atoms contain electrons and proton, it became necessary to find out how these electrons and protons were arranged inside the atom. तो जे थॉमसन थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रपोज किया मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। जो जे थॉमसन का मॉडल था एटम का, वो कब प्रपोज हुआ, 1903 में, जिसमें उसने यही बताया कि इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स होते हैं वह नॉन बी टू प्रेजेंट इन द एटम। और उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो एटम है वो किसका बना हुआ होता है, कंसिस्ट ऑफ स्फीयर और बॉल और पॉजिटिव चार्ज विथ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, जो उसके अंदर क्या है, एम्बेडेड है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे एटम में वो किसके इक्वल थे, इन मैग्नीट्यूड, और उसी की वजह से जो एटम था वो क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, उसके अंदर नो ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था। अब जैसे हमने आपको इसमें फिगर में भी दिखा रहे हैं, जो कलर्ड एरिया है स्फीयर का वो क्या कंटेन कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इन द एटम, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्प्रेड हैं थ्रू आउट द पॉजिटिव चार्ज। तो जो टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द स्फीयर। तो जो ये इक्वल एंड पॉजिटिव चार्जेस हैं ये बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, और उसी की वजह से जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। थॉमसन मॉडल का जो एटम था हम उसको किससे सिमिलर भी कर सकते हैं, क्रिसमस पुडिंग से। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में एम्बेडेड हैं, इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर लाइक द कर्टन्स। कर्टन्स मीन्स ड्राई फ्रूट्स है इन अ स्पेरिकल क्रिसमस पुडिंग। और इसको हम किससे भी कंपेयर कर सकते हैं, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम टू अ वाटरमेलन। जैसे जो रेड एडिबल पार्ट होता है वाटरमेलन का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो ब्लैक शेड्स एम्बेडेड होते हैं जो वाटरमेलन के अंदर वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह। तो जो थॉमसन ऑल्सो एक्सप्लेन दैट जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नेचर होता है एटम का, इसने एक्सप्लेन तो कर दिया, बस उसने क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि जो रिज़ल्ट हैं जो वेरियस एक्सपेरिमेंट के अदर साइंटिस्ट के सच एज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को नहीं कर पाया। इससे पहले कि हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करें कि जिसने क्या रिलेट किया था, डिस्कवरी ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, उससे पहले हमें मीनिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स का पता होना चाहिए। अल्फ़ा पार्टिकल में क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट का मास होता है। एक्चुअली में ये हीलियम आयन होता है, यानी कि He2+। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो किससे एमिटेड होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलोनियम। फास्ट मूविंग जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और ये दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट। और इसको ही एक्सप्लेन करने के लिए हमने किसका यूज़ किया था, गोल्ड फॉइल का, जो क्या है, वेरी थिन शीट ऑफ गोल्ड है। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, मच स्मॉलर देन द गोल्ड एटम्स होते हैं प्रेजेंट इन द गोल्ड फॉइल। अब हम डिस्क्राइब करेंगे आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। जब डिस्कवरी हो गई थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, ये क्लियर हो गया था कि एटम किससे बना हुआ है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। अब रदरफोर्ड अल्फ़ा जो पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था उसने क्या डिस्कवरी की, स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन एन एटम कंटेनिंग ऑल द प्रोटॉन्स ऑन न्यूट्रन। जब हमने फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स को अलाउड किया टू स्ट्राइक अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल इन अ वैक्यूम, तो हमें क्या दिखाई दिया कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो तो पास्ट हो गए स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, और कुछ फ्यू पार्टिकल्स क्या हो गए, डिफ्लेक्टेड हो गए
थोड़े से थ्रू स्मॉल एंगल्स एंड फ्यू आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स। और जो वो बहुत थोड़े अल्फ़ा पार्टिकल्स थे कम्प्लीटली क्या हो गए, रीबाउंडिंग हो गए ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल एंड टर्न बैक ऑन देयर पाथ जस्ट एज बॉल रीबाउंड्स ऑन हिटिंग अ हार्ड बॉल। तो रदरफोर्ड ने इस ऑब्जर्व को कैसे फॉलो किया। जो गोल्ड फॉइल होती है वो किससे बनी हुई होती है, एटम से बनी होती है। पर एटम्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं थ्रू आउट देयर वॉल्यूम। जब वेरी अल्फ़ा पार्टिकल ने उसको स्ट्राइक किया तो वो उन्होंने क्या कर लिया, चेंज कर लिया इसका पाथ और डिफ्लेक्ट हो गए। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो थोड़े से स्ट्रेट पास हो गए विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें ये दिखाया कि देयर आर अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द एटम। अब इसमें स्मॉलर जो चार्जेस थे वो रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को। पॉजिटिवली चार्ज विल रिपेल अनदर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो ये ऑब्जर्वेशन था वो क्या था कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर रिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल्स शोज and there is a center of a positive charge in atoms which repels the positively charged alpha particles and deflects them from their original path। जो ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव पार्ट चार्ज इन द एटम था इसको हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस दिया। तो जो सेकेंडरी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे गिलफोर्ड ने पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब हमारा जो कंक्लूजन आया रदरफोर्ड अल्फा स्ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट से क्या आया कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम थी वो एम्प्टी थी। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉल्ट विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टिंग। सेकेंड उन्होंने क्या बताया, जो फ्यू पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्टेड हुए अपनी जगह से, ये दिखाते हुए कि पॉजिटिव चार्ज ओवर एटम है ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। थर्ड उन्होंने बताया कि जो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्टेड हुआ बाय 180 डिग्री से, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम्स वर कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। अब इससे हमने ये कंक्लूड किया कि जो न्यूक्लियस होता है वो कितना होता है 10/5 टाइम्स लेस देन दैट द रेडियस ऑफ द एटम। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल को भी प्रपोज किया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू और उसमें ये बताया कि जो देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, और जो साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस होता है वो इतना स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द एटम। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ द मैटर। जो मेजर ड्रॉबैक और या डिफेक्ट था रदरफोर्ड मैटर का वो ये था कि एटम इज़ दैट इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। उसका जो मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था किसके बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम में। ये पॉइंट कैसे क्लियर हुआ हम आपको बता रहे हैं। जो रदरफोर्ड मॉडल था उसके अंदर उन्होंने बताया था जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं किसके, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के, किसमें, सर्कुलर पाथ में। आपको हमें अभी नो कि जो ऑब्जेक्ट्स मूव करता है जब सर्कुलर पाथ में तब इसका जो मोशन होता है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड, यानी कि इंक्रीज़ करता है। दिस मीन्स दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज एक्सेलरेटेड। लेकिन अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ जो फिज़िक्स है वो ये बताती है कि जो चार्ज पार्टिकल जब अंडर गोज हो जाते हैं एक्सेलरेटरी मोशन में तब वो क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट या लूज़ करता है लगातार। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक थ्योरी को हम करें तो इसमें ये पता चला हमें जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके रिवॉल्व करते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस विद एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये क्या कर रहा होगा, विल लूज़ देयर एनर्जी कंटिन्यूसली, वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहा है किसके थ्रू, रेडिएशन के। तो जो एनर्जी होती है रिवॉल्व करने की वो डिक्रीज़ होती जाती है और उनकी स्पीड भी क्या होती जाती है, धीरे धीरे होती जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देन बी मोर अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली बाय द oppositively charged nucleus due to which they will come more and more close to the nucleus, जिसकी वजह से ये क्या है, न्यूक्लियस के पास आते जाते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं ये फॉल हो जाते हैं इन द न्यूक्लियस बाय टेकिंग अ स्पायरल पाथ। और ये इसमें एटम क्या हो गया, अनस्टेबल। सो एटम्स क्या हो जाते हैं, वो आपस में टकराने लग जाते हैं।
बट ये जो था ये हमेशा नहीं होता था। जो इलेक्ट्रॉन्स थे डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम, रेदर क्या हुआ, एटम्स आर वेरी स्टेबल एंड डू नॉट कोलेस्ट्रॉल ऑन। तो ये जो रदरफोर्ड मोल्टा हाउसडॉर्फ नॉक्स एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। अब जब ये ऑब्जेक्शन रेज्ड हुआ जब अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल के एटम से, तो नील बोर ने क्या करा, अपना पोस्टुलेट रखा किसके आगे, मॉडल ऑफ एन एटम से। उसने ये बताया कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो क्या करता है, आर अलाउड इनसाइड द atoms while revolving to in discrete orbits the electron do not radiate energy। जब वो उसके अंदर रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी को रेडिएट या लूज नहीं करते हैं। तो दीज ऑर्बिट और शेल्स को हमने क्या बोला है, एनर्जी लेवल्स बोला। और जो एनर्जी लेवल्स है मैं आपको इसी में पिक्चर में शो भी कर रही हूँ। दीज ऑर्बिट और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर के, एल, एम, एन और द नंबर्स एंड 1 2 3 4। वो नील बोर ने दिया जो मॉडल कैन बी डिस्क्राइब्ड, हम उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एटम इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, जबकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है क्योंकि ये वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव द एटम ऑफ द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन्स। सेकेंड उसने ये बताया जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो किसके अंदर लोकेटेड होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम, जिसकी वजह से प्रोटॉन और न्यूक्लियस क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और शेल्स। जो मैंने अभी आपको बताया था उसको हम कैसे शो करते हैं, के, एल, एम, एन, ओ, पी, एन ऐसे करके। फोर्थ उसने बताया कि उसके अंदर देयर इज़ अ लिमिट to the number of electron which each energy label or shell can hold। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट एनर्जी लेवलर या के शेल है, कितने मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड एनर्जी लेवल या 1 शेल कैन क्या होल्ड कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड एनर्जी लेवल या एम शेल क्या होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। एंड फोर्थ एनर्जी लेवल क्या कर सकता है, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फिफ्थ उसने ये बताया जो एनर्जी लेवल या शेल होते हैं ये किसके साथ फिक्स्ड होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं फिक्स्ड ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो सेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस होता है उसके अंदर मिनिमम एनर्जी होती है, और जो शेल क्या होता है न्यूक्लियस से दूर होता है उसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी होती है। और इसके अंदर उसने क्या बताया लास्ट पॉइंट की जो नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन as long as they keep revolving in the same energy level and the atoms remain stable। कि उन्हें ये बताया कि जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब तक अपने एनर्जी लेवल में ये रिवॉल्व कर सकते हैं तब तक वो अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करते हैं और वो क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। ये तभी होता है एनर्जी लॉस जब वो क्या करते हैं, जंप करते हैं फ्रॉम अ लोअर एनर्जी टू अ हायर एनर्जी लेवल व्हेन इट्स कम डाउन फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल। और जब इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट क्या करते हैं, जब ये क्या करता है, जंप करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू अ हाई एनर्जी लेवल। और जब इलेक्ट्रॉन कम डाउन हो जाते हैं हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी से तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को लूज़ करते हैं। इस वीडियो में मैंने इतने ही टॉपिक शेयर किए, आई होप आप सबको समझ में आ जाएंगे। और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं इसके चैप्टर के वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।